Hello friends, my name is Gulshan Misra and I welcome you all to my YouTube channel Knowledge Masters. In today's video, we are going to discuss one of the most important topic of current affairs. This is because of news because the UN Commission on International Religious Freedom had given a report on the condition and status of minorities in India. In this video lecture, we are going to discuss the impact of this report on India and what is the situation of minorities in India. My video lecture is not against the minority or not against the government. It is totally based on the current affairs, what the commission report has given and what is going to be the impact of it on India. So I don't want any kind of controversy regarding this video lecture. I have just created this lecture for information and I don't have any such kind of intuition for anybody. So let us proceed. So basically क्या हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है USCIRF, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. इसका काम ये है, ये एक बॉडी है जो कि क्रिएट की गई थी 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के द्वारा. सो बेसिकली इस बॉडी का काम ये है कि विश्व में किसी भी देश में अगर रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जाता है, रिलीजियस फ्रीडम मतलब धार्मिक आजादी जो होती है, जैसे क्या होता है कि मैं धर्म से हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है या कोई किसी और धर्म का है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर उसके रिलीजियस फ्रीडम को मतलब उसके रिलीजन को प्रैक्टिस करने में, प्रोपोगेट करने में, अपनी रिलीजियस बातों को किसी और को बताने में किसी भी तरीके का अगर एक कोई व्यवधान क्रिएट किया जा रहा है सरकार के द्वारा या फिर कोई नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे रिलीजियस फ्रीडम को कर्व करने के लिए क्या होता है कि ये कमीशन जो है रिपोर्ट बनाती है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रिलीजियस फ्रीडम को जो है कर्व किया जा रहा है. तो 2004 आपको पता होगा कि 2004 एक ऐसा समय था जब गुजरात में 2002-3 इन सब में दंगे चल रहे थे और वहां पर दंगे होने के कारण क्या था कि ये जो USCIRF कमीशन है इसने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो उस टाइम वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं ये उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके रिलीजियस फ्रीडम को कर्व कर रहे हैं और यूएस ने उन्हें वीजा देने से भी उस टाइम मना कर दिया था. तो 2004 में इस कमीशन ने इंडिया को रिकमेंड किया था यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अंतर्गत, मतलब कि ऐसी कंट्री जहां पर की रिलीजियस फ्रीडम डिटेरिएट हो रही है, जहां पे कम हो रही है, ठीक है, ऐसे देशों को ये कमीशन जो है नॉमिनेट करता है और ये नॉमिनेशन जो होता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, यूएस कांग्रेस के पास जाता है. उसके बाद वो यूएस का प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ऐसी कंट्रीज को क्या सजा देनी है. सजा में ऐसे सजा दे सकते हैं जैसे जो ट्रेड होता है, ट्रेड का कुछ इम्ब्रेगो लगा दें कि हम आपसे इस चीज में ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर किसी भी तरीके का आर्म सैंक्शन लगा दें, या फिर किसी भी तरीके की इस तरीके का कोई सजा दे सकते हैं. जैसे कि आप बेसिकली क्या होता है कि आपके राजनयिक को बुला लिया जाए, भेज दिया जाए, और ऐसा कर सकते हैं कि आपके ऊपर ट्रेड, जैसे भारत और यूएस में ट्रेड होता है, वहां की सब चीजें यहाँ आती हैं, यहाँ की चीजें वहां जाती हैं बिकने, तो वहां पर वो लोग हमारे चीजों को लेने से मना कर दें, या फिर किसी भी तरीके का एक तरीके की सजा दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर ये रिपोर्ट के आधार पर काम करे. तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो 2020 की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया जो है उसको एक बार फिर से नॉमिनेट किया गया. तो अंतिम बार इंडिया कब नॉमिनेट हुआ था? 2004 में, और उसके बाद 2020 में फिर से एक बार इंडिया को USCIRF जो यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन जो है इंडिया को फिर उसने एक बार नॉमिनेट किया है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में. ये लोग एक लिस्ट बनाते हैं ऐसी कंट्रीज की जो कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम बहुत तेजी से कर्व की जा रही है उनकी सरकारों के द्वारा. तो आप इसमें देखिए जो पहले कंट्रीज हैं, पहले 1 से लेके जो 8 कंट्रीज तक हैं, ये पहले भी नॉमिनेट होती हुई आई हैं, और जो 9 से लेके 14 मतलब 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको इस साल इंडक्ट किया गया है, उसमें इंडिया का भी नंबर आता है. तो चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज थी. अभी इंडिया, नाइजीरिया, म्यांमार, रसिया, सीरिया और वियतनाम को भी इसमें रख दिया गया है. तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि आफ्टर 2004 दिस इज फर्स्ट टाइम USCIRF रिकमेंड्स इंडिया एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न.
नोट दे आल्सो प्रिपेयर स्पेशल वॉच लिस्ट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो यूएससीआईआरएफ कमीशन होता है, ये ऐसे ही नहीं है कि ये सरकारी संस्था है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि किसी एक्ट से बनी हुई जो संस्था होती है, जैसे मैंने ये बताया इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, तो वो सरकारी संस्था होती है। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन है। इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन का मतलब ये है कि इसमें जो वहां की दोनों पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, इन दोनों के लोग उसमें होंगे, और ऐसे लोग जो कि वहां के एमिनेंट पढ़ने वाले लोग हों या इस तरीके के लोग हों, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो लोग जो है इस कमीशन की रिपोर्ट को बनाते हैं, और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट को देते हैं वहां की जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस में, और प्रेसिडेंट को। और उसके बाद वो जो वहां का प्रेसिडेंट होता है, ये उसके ऊपर होता है कि वो उस कंट्री पर कोई एक्शन लेता है कि नहीं लेता है। तो अभी के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवर में है, लेकिन जिस तरीके से यूएस में चीजें हो रही हैं, जैसे क्या हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स को ले आएंगे, सीरिया से अपने सोल्जर्स को ले आएंगे, तो अफगानिस्तान में जो उनके इंटरलॉक्यूटर थे जो कि अफगानिस्तान में पीस टॉक कर रहे थे, तो उस कमीशन से मतलब कि उससे क्या हुआ कि पीस टॉक से कुछ बहुत ज्यादा निकल के नहीं आया। वो अपने सारे सोल्जर्स की घर वापसी नहीं करा सके। नॉर्थ कोरिया के साथ जो किंग जोंग उन है, उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद फिर उन्होंने वादा किया था कि वो ईरान से जो है न्यूक्लियर जो वार है उसको खत्म करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए तो टेंशन एक्सकेलेट हो ही रहा है। और उसके बाद अभी आप कोरोना वायरस आया, तो जैसे आप ये देखिए कि जब यूएस में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक भी बोलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 से 4 हजार मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी आप टोटल देख लीजिए तो इन्होंने लॉकडाउन नहीं करा अपनी कंट्री को, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 64,000 से ऊपर लोग जो है वहां पे मर चुके हैं। तो वहां की जो आवाम है, वहां की जनता जो यूएस की है, उनका एक तरीके से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप से एक गुस्सा है। और उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि चाइना मुझे इलेक्शन हराना चाहता है, और जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिनको जीतना तय माना चाह रहा है, जॉय बिडेन का इंडिया के साथ कोई रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर इंडिया जो है इस पे काम नहीं करती है, तो हो सकता है कि आगे इंडिया को ट्रेड एम्बार्गो या फिर किसी भी तरीके का सैंक्शंस को झेलना पड़ जाए। तो अभी के लिए तो इंडिया को इससे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया को आगे जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए जो यूएससीआईआरएफ जो है, जो बॉडी है, उसने ट्वीट करा हुआ है कि दिस इज फर्स्ट टाइम सिंस 2004 दैट यूएससीआईआरएफ रिकमेंड्स इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो उन लोगों ने ये बोला है कि ये 2004 के बाद पहली बार यूएससीआईआरएफ ने भारत को पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री के लिस्ट में डाला है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने ये बोला कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पे बहुत स्टीपली माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, और उसका वो लोग जो कारण बताया है, वो कारण हम ये देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए क्या क्या ग्राउंड है जिसके कारण उन्होंने भारत को अपने इस लिस्ट में शामिल कर लिया। सबसे पहला तो दिल्ली दंगा, जो एनआरसी और सीएबी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, और भी कई जगह मौजपुर और कौन कौन सी दिल्ली की जगह थी, तो वहां पर दिल्ली राइट जो है जिसमें लोग मरे, और बेसिकली एक माइनॉरिटीज हम बोलते हैं उनको, अब एक पर्टिकुलर रिलीजन आप समझ रहे होंगे कि किसके खिलाफ ये था। आई डोंट वांट टू टेक द स्पेसिफिक रिलीजियस नेम और एनी काइंड ऑफ थिंग। तो वो दंगे हुए सीएबी और एनआरसी के प्रोटेस्ट में। उसमें क्या हुआ कि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा नहीं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं तो पुलिस उनके हाथ में है, ठीक है। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का पब्लिक ऑर्डर है, दिल्ली का जो लैंड है, ये आता है केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार के हाथ में भी किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको इस टाइम कौन हेड कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं। तो ये जो यूएससीआईआरएफ कमीशन है, इसने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कहा कि जो दिल्ली राइट्स हुए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि भारत सरकार की थी, वो टोटली फेल रही इन दंगों को कर्व करने में, और भारत की राजधानी में इतने बड़े दंगे हो गए, लोग मरे और इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाई, दंगे को कर्व नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने बताया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अब जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 5
टू आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक एलेबोरेट प्रोविजन दिया हुआ है सिटीजनशिप गेन करने का। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से आता है, अगर वो 7 साल से ऊपर भारत में रहता है, कोई एक लैंग्वेज जानता है, ऐसे कई सारे जो है कि क्राइटेरिया दी हुई है, उसके बाद वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। तो उनका कहना है कि जब इतना एलेबोरेट प्रोविजन दिया हुआ है तो फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने का क्या मतलब था। अब मैं बताता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली है क्या। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो भारत सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो मुस्लिमों को छोड़ के जो बाकी रिलीजन है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी में है, अगर ये लोग आते हैं अगर भारत में, अगर वो सिटीजनशिप मांगते हैं तो उनको दे दी जाएगी और मुस्लिमों को भी सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे थे, लेकिन इनको सिटीजनशिप देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको सताया जा रहा है रिलीजियस रिलीजन के नाम पे। उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, जबरन शादी करी जाती है। आपकी देखते होंगे काफी सारी चीजें न्यूज में। और बाकी आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में एकदम एलेबोरेट प्रोविजन है कि कोई भी मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर भारत में आता है तो वो किस तरीके से सिटीजनशिप गेन कर सकता है। लेकिन ये इस कमीशन ने इस बात को अपने रिपोर्ट में डाला है, तो मैं इस बात को बता रहा हूं। और उसके बाद ये देखिए काउ स्लॉटर लॉस। काउ स्लॉटर लॉस क्या है, जैसे भारत के आर्टिकल 48 में अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 48 में क्लियरली दिया है प्रिवेंशन ऑफ मिल्चिंग ब्रीड। मिल्चिंग ब्रीड का मतलब ये होता है कि जो दूध देने वाली स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद भी भारत सरकार जो है वो अलाउ करती है कि जो भारत जो है बीफ का और इस बीफ का विश्व में समझिए एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से है। तो अगर भारत सरकार की ये मंशा है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय की इज्जत होनी चाहिए, तो सरकार को एक कंप्लीटली एम्ब्रेगो इस पे लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार का कोई एक क्लियर कट स्टैंड नहीं है, ये USCIRF का कहना है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कंप्लीट बैन हो, कोई गौ हत्या ना हो, तो आप ओवरऑल बैन लगा दीजिए इस पे। आप अध्यादेश लेके आइए, आपकी सरकार है, लेकिन सरकार इस तरीके का कुछ करती नहीं है और मॉब लिंचिंग होती है। लोग एक दूसरे को, अगर कोई बकरे का भी मांस ले जा रहा है या किसी और ऑर्गेनिज्म का भी मांस लेके जा रहा है तो वो गाय के नाम पर उनकी लिंचिंग की जाती है। और तो इससे क्या होता है कि जो एक सामाजिक सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम एकता या फिर हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, ये जो होती है ये खतरे में आती है। और हम बोलते हैं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, तो ये जो एक तरीके का डुअलिज्म है ये नहीं चल सकता है ऐसे देश में जो कि अपने आप को सेक्युलर बोलता हो, डेमोक्रेटिक बोलता हो। चौथा, एंटी कन्वर्जन लॉ। अब एंटी कन्वर्जन का मतलब ये होता है, कन्वर्जन का मतलब धर्म परिवर्तन करना। जैसे मैं हिंदू हूं, मैं किसी और धर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां जिन्होंने लॉ पास किया हुआ है कि जो फोर्सफुल कन्वर्जन है उसको हम रोकेंगे। फोर्सफुल कन्वर्जन का मतलब कि आप किसी को बोल दे कि हम गरीबी आपकी मिटा देंगे, आपको नौकरी देंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से उनको बरगलाते हैं और उसके बाद फिर आप उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इस नाम से जो एंटी कन्वर्जन लॉ बना हुआ है भारत में, तो ये मानना है USCIRF का कि ये लॉ ओपेक है। ये केस स्टडीज में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट बताते नहीं कि क्या वायलेशन होने पर किस तरीके की सजा दी जाएगी और किस तरीके के कन्वर्जन को हमको रोकना है। तो जो लोग रियल में भी कन्वर्ट होना चाहते हैं वो भी लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का आप समझ लीजिए कि रिलीजियस जो आपका फ्रीडम है उसको कर्व करना हुआ। उसके बाद आर्टिकल 370, जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसमें क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस रिपोर्ट के आधार पे कहना है कि आपने एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, जो कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अकेला ऐसा राज्य था जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या जो थी वो अधिक थी, वो ही कश्मीर वैली में। तो उनका कहना है कि आपने उसको बांट के एक लद्दाख को अलग यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो उसमें वहां की डेमोग्राफी, मतलब वहां के जो लोग हैं उनकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो वो भी एक तरीके का रिलीजियस फ्रीडम को कर्व करना हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं ये कि अभी कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं और भी सारी चीजें, लेकिन लीकर की दुकान खुल रही है तो हजारों लोगों की भीड़ हो जा रही है, और भी किसी तरीके की मेडिसिन की चीजें हो जा रही हैं तो वहां पे भी लाखों
लोगों की भीड़ लग जा रही है। तो आप ये समझिए कि एक राज्य जिसमें आप 5 से 6 महीने तक वैन लगा के रखते हैं, वहां पर इंटरनेट की सेवा भी नहीं है, तो वहां के लोगों का क्या हाल होता होगा। और साथ में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जैसे ऐसे कानून हैं जहां पर किसी को भी कभी भी उठाकर आप ले जा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो उनका प्राइवेसी की क्या चीजें होती होंगी। आप एक जनरल एक ह्यूमन होके सोचिए, हिंदू मुस्लिम या फिर कश्मीर और किसी एक इशू को पर्टिकुलरली लेके मत सोचिए। और उसके बाद उनका ये कहना, जो राम मंदिर का वर्डिक्ट आया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हिंदुओं की पूजा करने की जगह है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में माना है कि ये जो मस्जिद को गिराया गया था ये अनलॉफुल है। ठीक है, जो मस्जिद को गिराया ये हीनियस क्राइम था, ये नहीं होना चाहिए था। और उसमें जो लीडर जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि उसमें संलिप्त थे, उनको आज तक कोई सजा नहीं मिली है। तो ये सारे ग्राउंड है जिससे USCIRF बोलता है कि ये जो सरकार है किसी एक धर्म के प्रति बायस्ड है। ठीक है, उसके अगेंस्ट बायस्ड है और इतनी सारी चीजें हो रही हैं और सरकार उस पर कोई एक ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इसके कारण हमने इनको कंसर्न लिस्ट में रखा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया क्या है। हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को किस तरीके से देखा जाता है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन आइडिया ऑफ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, जब हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं, ये यहाँ चले जाएं, वो वहां चले जाएं, ये सब बकवास की बातें हैं। क्योंकि जब 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उन्होंने इसी बात पे मांगा था कि मुस्लिमों का एक अलग कंट्री होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदे नाम रखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमने अपनी कंट्री का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा। और हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तो हम धर्म निरपेक्ष हैं। सारे धर्म की हमारे यहाँ पूजा होती है, सारे धर्म को एक प्रकार की हम इज्जत देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म संभव का। और ऐसे देश जहां पर कि धर्म वहां की पॉलिटिक्स को गाइड करता है, ऐसे स्टेट को हम थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीरिया, इराक ऐसे जैसे देश हैं जिसमें बोलते हैं कि जो खलीफा है वो उसको अल्लाह ताला ने भेजा है, तो उसके हिसाब से देश चलेगा। तो जो बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक नेशन की होती हैं कि उसको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये सब सारी सुविधाएं को हट जाएगा और वो सीधा सीधा यही रहेगा कि जो अल्लाह ने कहा है या जो किसी पर्टिकुलर धर्म ने कहा है, ठीक है, उस हिसाब से चलाने को। इसीलिए आप ऐसे देखिए कि जो ऐसी कंट्रीज हैं जैसे आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यमन, सीरिया, इराक, ईरान, यहाँ पे हमेशा सिविल वार कहीं ना कहीं चलता रहता है। कहीं कहीं गवर्नमेंट का तख्ता पलट होता रहता है। इवन आप पाकिस्तान में भी देख लीजिए कितनी बार तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन हमारे देश में जब से आजादी आई है, हम अपने चुनाव जो है विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम अपने सारे चुनाव टाइम पे कराते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक क्लियर में उससे चलती है, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। हमारे यहाँ तख्ता पलट और इन सब चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बशर्ते आप ये देखिए, मैं यही बस इतना कहना चाहता हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो सेक्युलरिज्म है, वो किसी धर्म को लेकर नहीं है। तो किसी एक धर्म को वो बना लेना, ढाल बना लेना कि नहीं इसके लोग गलत हैं, पूर्वाग्रह होना, किसी के लिए प्रिजुडिस होना, ये बहुत ही गलत है। समझ रहे हैं। आर्टिकल 25 to 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूरा दिया हुआ है। अब आप 25, 26, 27, 28 आर्टिकल जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सामने, ये देखिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है वो अपने कंसाइंस, अपने मतलब अपने विवेक द्वारा, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर वो किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकता है, उस धर्म को प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब उसका प्रचार कर सकता है। और उस धर्म के बारे में कोई भी, जैसे 26 में लिखा है कि रिलीजियस अफेयर्स जो है वो उसको मैनेज कर सकता है। और कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कुछ भी इस तरीके का खोल सकता है। मतलब पूरा एक एलिबोरेट प्रोविजन दिया हुआ है। मैं जब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगा तो आपको क्लॉज बाय क्लॉज इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन आप मोटा मोटे बस इतना समझ जाइए कि हमने एकदम एलिबोरेट प्रोविजन में अपने बताया कि भारत का जो संघ है वो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। वो सभी धर्म की इज्जत करता है और सर्वधर्म संभव के कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखता है। तो इसी तरह किसी को भी मॉब लिंच कर देना
जैसे कि अभी क्या हुआ कि आप पालघर में देखिए शादियों की भी निर्मम हत्या हुई। तो कभी भी आप इतना समझ रहे कि कोई भी व्यक्ति जो कि सिटीजन है कंट्री का, उसको लॉ अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। अभी आप ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। तो डीपीएसपी का ये आर्टिकल है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब होता है कि जैसे कि सबका रजिस्ट्रेशन मैरिज जो शादी होती है वो एक तरीके से हो, सबका जो डिवोर्स होता है वो एक तरीके से हो। लेकिन क्या हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट पास कर दिया गया, हिंदुओं की शादी का रजिस्ट्रेशन और उनका डाइवोर्स जो होगा वो लॉ के उससे होगा। लेकिन जो मुस्लिम थे, मुस्लिम का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो रेगुलेट करता है इनकी जो शादी होनी है और क्या होना है। तो अभी देखिए जो ट्रिपल तलाक बिल आया था, ट्रिपल तलाक बिल पे इसलिए इतनी कंट्रोवर्सी हुई। तो कहा जाता है कि सबके लिए जो कि भारत का सिटीजन है उसका समान रूप से सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें धार्मिक आधार कुछ नहीं होना चाहिए, जो लॉ में लिखा है वो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अभी आप आइए जो काउ स्लॉटर की बात आई थी, काउ स्लॉटर का मतलब होता है कि गौ हत्या। हम मानते हैं कि गौ हत्या जो है एक निर्मम पाप है। आर्टिकल 48 अगर आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, तो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल जैसे गांधी बिलीव करते थे कि गांव में भारत बसता है और गौ की रक्षा होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये सब। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्चिंग ब्रीड। अदर मिल्चिंग ब्रीड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूध देते हैं, वो मिल्चिंग ब्रीड में आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूध देते हैं उनको स्लॉटर होने से, उनको काटने से बचाना। तो उसमें तो बकरी भी आती है। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे इतना बवाल क्यों? ठीक है। और सरकार की अगर मंशा है, अगर संविधान में प्रॉपर लिखा हुआ है, तो सरकारों को एक अध्यादेश लेके आना चाहिए और इसको टोटली बैन कर देना चाहिए कि काउ स्लॉटर नहीं होगा। लेकिन सरकार का बहुत ही ओपेक विजन है। जब ऐसी सारी बातें आती हैं तो कोई भी सरकार उस पर बोलने से बहुत ज्यादा बचना चाहती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट अभी भारत में हो रहे हैं, जिसके कारण इस कमीशन ने भारत को रखा हुआ है कंसर्न लिस्ट में। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि मैंने कुछ भी किसी धार्मिक आधार पे या फिर किसी भी तरीके से अगर मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं या मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। क्योंकि जो इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है और उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या हो सकता है और एक्चुअली में इंडिया में सिचुएशन क्या है रिलीजियस फ्रीडम की, और क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए, जैसे दिल्ली राइट हुआ और एनआरसी सीएबी पे जो सरकार का बयानबाजियां थी, ये सब सारी चीजें थी। उसको देखते हुए जो ऐसी चीजें हुई, हम आप इतना जान जाइए कि जो भी चीजें हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। और सच में एक इस तरीके का एक एंटी इनकम्बेंसी, मतलब एक विरोध की लहर दोनों तरफ से दौड़ रही है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो और वो चाहे माइनॉरिटी हो। अब जैसे आप एग्जांपल में लीजिए कि अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि एनआरसी पूरे देश में होगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर उस पर क्लियर कट लिखा हुआ था कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ नेशन वाइड एनआरसी। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने बोला कि हमने इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं रखा है। तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे इस तरीके के उससे सवाल उठता है कि एक्चुअली में आप चाहते क्या हैं। उसके कारण कई लोग क्या होता है कि जब देखते हैं दोनों चीजों को दिखा के लोगों को बरगलाते हैं और साथ में पब्लिक ऑर्डर जैसी सिचुएशन आ जाती है, दंगे फसाद जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो गवर्नमेंट को एक क्लियर कट विजन जरूर होना चाहिए इन चीजों पे। तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा जो इंस्टा आईडी है, फेसबुक आईडी है, आप उस पर संपर्क करें। कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, हम उस पर पूरे का पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद।